नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि धर्म के आधार पे या जात के आधार पे अगर किसी क्षेत्र का बंटवारा होता है तो उसका नतीजा भी बहुत बुरा होता है। वही हुआ था हमारे देश में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में, जिसमें अंग्रेज़ों के शासनकाल में लॉर्ड कर्जन का शासन चल रहा था। यहाँ पे वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, वो भी धर्म के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने के लिए, जिस धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे लोगों के अंदर फूट डाल करके राजनीति करने की कोशिश की, उसका नतीजा स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभर करके आया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्र थे जो पूर्वी बंगाल में और कौन कौन से क्षेत्र थे जो पश्चिम बंगाल में आए, फिर उनकी जनसंख्याएं कितनी थी, दोनों मिलाकर के जनसंख्या कितनी थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के उपरांत जो हमारे देश में जो आंदोलन या क्रांति, जो विरोध उभर करके आया, वो था स्वदेशी आंदोलन। क्या होता है स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी, स्व मतलब अपने देश के लिए आंदोलन। जब इस तरीके से राजनीति शुरू हुई तो हमारे देश के लोगों के अंदर ये आया कि हम लोग अपने देश की हर चीज़ का उपयोग करें। अपने देश के अंदर हर चीज़ को उपयोग करने का जो तरीका अपनाया गया वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के विरोध करने का एक तरीका था। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन उभर करके आया, इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर इसके कारण क्या थे। तो हम लोग पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक देखते हुए चलेंगे और अध्ययन करते हुए चलेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के जो उभरा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके आंदोलन के कारण क्या हैं, क्यों ये आंदोलन आया था, क्यों ये इसकी पृष्ठभूमि इस तरीके से थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन आया। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि पृष्ठभूमि, वो कारण। इसमें हम लोग कुछ बिंदु को पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव कब आया, घोषणा कब हुई, ये घोषणा सार्वजनिक कब हुआ, फिर देखेंगे कि सार्वजनिक होने के बाद आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, फिर आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ। यही मात्र चीज़ पृष्ठभूमि और इसके कारण में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम इसके पॉइंट वाइज में उन्नीस सौ 3 कुछ डेट याद करना है। कुछ डेट 1903 में बंगाल विभाजन प्रस्ताव आया था। ये एक तरीके से सिर्फ प्रस्ताव ही सार्वजनिक हुआ। मात्र ये प्रस्ताव, जैसे तुरंत बोल लेंगे कि एक तरीके से एक प्रपोजल था। प्रपोजल, ये सरकार के समक्ष सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम लोग बंगाल को 2 भागों में बांटेंगे। सरकार ने यह प्रस्ताव रखा, इसके पीछे ये तर्क रखा कि बंगाल का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है और इस पे जो इसके जो अधिकारी हैं, यहाँ पे जो शासन करने के लिए जो नियुक्त हुए हैं, उनको शासन करने के लिए शासन करने पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
जिसकी वजह से इसको 2 टुकड़े में बांट दिया जाए तो 2 छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, छोटी छोटी इकाई हो जाएगी, जिसमें 2 लोग अधिकारी मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में शासन करेंगे। सरकार का तर्क ये था, लेकिन उसका वजह वास्तविक कारण कुछ और था। फूट डालो और राजनीति करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। जुलाई 1905 को घोषणा की गई। 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और फिर एक है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू। इतनी चीज़ों को हम लोग को देखना है और इसी के परिणाम स्वरूप आगे क्या हुआ ये चीज़ हम देखेंगे। ये 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव क्या हुआ था, सार्वजनिक हुआ था। कुछ लोग जाने, सभी लोग जाने। फिर 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ये घोषणा करते ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया और वहाँ पर एक तरह से 7 अगस्त को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और 7 अगस्त 1905 के बाद से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। और जब से लागू हुआ तब से ये माना गया कि बंगाल अब विभाजित हो गया। बीच क्या हुआ? इसी के दिन जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 के ही दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस या काला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके सुझाव पे, इनके निर्देश पे पूरे बंगाल में एक दूसरे इस शोक दिवस को कैसे मनाया गया, तो इनके सुझाव पे पूरे बंगाल में सभी लोगों ने मिलकर के एक दूसरे के हाथों में कलाइयों में राखी बांधी। ये राखी बांधने का रिवाज ये था, राखी बांधने का तर्क ये था कि ये एक एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। एक दूसरे को राखी बांधने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। कि हम लोग नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस स्वदेशी आंदोलन में इनका बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखे? पृष्ठभूमि और कारण में बंगाल का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, ये स्वदेशी आंदोलन उभर करके आया, ये क्यों उभर करके आया, उसके पीछे तर्क यही था कि 1903 को बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। फिर 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन में हुआ क्या? फिर देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और ये होने के बाद से पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया या फिर काला दिवस मनाया गया। ये कैसे मनाए? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे सभी व्यक्ति एक दूसरे के हाथों में कलाइयाँ बांधी। या कलाई में राखी बांधने का मतलब ये हुआ कि ये लोग विरोध करते थे कि हम लोग एक हैं, यानी कि एकता प्रदर्शित करने के लिए ये लोग दिखाए।
फिर हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। इसका प्रसार, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, इसका देखिए, इसका प्रसार हुआ था बम्बई में, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, मद्रास, दिल्ली। ये कहाँ पे कौन कौन वो बम्बई में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे अजीत सिंह, और अजीत सिंह, सैयद हैदर खान, दिल्ली में खान। ये प्रसार कैसे हुआ? स्वदेशी आंदोलन उभरा बंगाल में, बंगाल से उभरने के बाद से ये आया बम्बई में, क्योंकि उस समय मूल जो केंद्र था आंदोलन का और शासन करने का वो बंगाल था। बंगाल से ही ये बम्बई और मद्रास तक होता था इन लोग का शासन वगैरह। तो बंगाल से मद्रास और बम्बई, इन दोनों पे आंदोलन उभरा। बम्बई में प्रसार कौन किए? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब और उत्तर, पंजाब में कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने उनका प्रसार किया, और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने प्रसार किया। मद्रास में कौन इस स्वदेशी आंदोलन को प्रसार किए? ये चिदम्बरम पिल्लई थे। दिल्ली में कौन थे? सर सैयद हैदर खान। उनको सर सैयद हैदर खान या फिर सैयद हैदर खान ही बोला जाता है। अब देखेंगे इसमें स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम, ये क्या, किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम होता था? स्वदेशी आंदोलन कार्यक्रम क्या चल रहा था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, महिलाओं का विदेशी दुकानों पर धरना, स्वदेशी शिक्षा पर बल, हड़ताल 5
ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा था स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम। ये कौन सा कार्यक्रम हुआ? तो इस आंदोलन में सबसे पहले तो हमने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। ये बहिष्कार कैसे किया? तो हमने होली जलाया। हमारे देश के जो आंदोलनकर्ता थे ये होली जलाए, अपने अपने घरों से जितने विदेशी वस्त्र खरीदते थे, कपड़े वगैरह खरीदते थे, ये सारे ले आकर के एक जगह इकट्ठा करके बाहर इसे जला देते थे। इसके पीछे क्या था कि हमारे देश से कच्चे माल को ले जा कर के विदेशों में पक्के माल बनाए जाते हैं, यानी कि कपास वगैरह नहीं ले आकर हमारे यहाँ से ले आकर के वहाँ पे पक्के माल बनाए, यानी कि रेशमी वस्त्र उद्योग के द्वारा उसे बनाया जाता था, फिर उसे ले आकर के हमारे देश में महंगे दामों पे बेचा जाता था और हमारे यहाँ महंगे दामों पे बेचा जाता, जिसके वजह से हमारे यहाँ का जो कपड़ा था इसको लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि अच्छा भी नहीं था कपड़ा, मोटा मोटा था बोरे जैसा। तो इन्होंने क्या किया, अच्छे कपड़े दिखाया जो जाता था अच्छा खासा था, ये सही है, लेकिन उसको विरोध करने का तरीका यह था कि हम आपके कपड़े को यूज नहीं करेंगे, हम आपके वस्त्र को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे जला देंगे। इस तरीके से बंगाल में या फिर मद्रास में, बम्बई में, हर जगह विदेशी जो कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया। बहिष्कार कैसे किया गया? उसे जला दिया गया। इसे हम कहते हैं होली जलाना या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। फिर जितने भी सरकारी कार्यालय थे, सरकारी जितने संस्थाएं थे, उनका बहिष्कार किया गया, चाहे वो कोई कार्यालय हो, चाहे फैक्ट्री हो, स्कूल कॉलेज हो। जैसे हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज भी खुले थे, अंग्रेजी शिक्षा का वहाँ पर प्रचलन था, तो हमारे यहाँ ये हुआ कि हम आपकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा के ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि हमारे देश के लोग सरकारी संस्थाओं को भी बहिष्कार कर दिया। वहाँ पे जैसे कोई फैक्ट्री है, कंपनी, वहाँ पे हमारे यहाँ के वर्कर काम कर रहे हैं तो काम करना बंद कर दिए, यानी कि उस संस्था का बहिष्कार कर दिए। तो हमारे यहाँ एक तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार हुआ, सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार करना स्टार्ट किए, ठीक है। ये भी बहिष्कार महिलाओं द्वारा पहली बार कहा जाता है कि पहली बार महिलाएं अपने घरों से निकल करके विदेशी दुकानों पर बैठ करके धरना इन्होंने देना स्टार्ट किया। हो सकता है कि महिलाएं जो दुल्हन वगैरह घर में हो वो भी निकल करके आई हों घूंघट वगैरह में, लेकिन महिलाएं आई, घर से निकल के महिलाएं विदेशी दुकानों पर धरना देने के लिए वो आई। और था कि स्वदेशी शिक्षा पर बल। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारी स्वदेशी जो थी उसको लोग छोड़ करके अंग्रेजी माध्यम की, यानी कि मिशनरियों की शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उसको छोड़ करके स्वदेशी शिक्षा पे बल दिया जाने लगा। फिर हड़ताल, जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले थे जो किसी उस उद्योग धंधे पे या फिर किसी भी चीज़ में काम कर रहे थे, उन्होंने हर जगह सरकारी कंपनियों, सरकारी फैक्ट्रियों, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री कंपनियों, वहाँ पे जो हमारे यहाँ के वर्कर जो काम करते थे उन्होंने वहाँ पे हड़ताल मार दिया कि हम काम करने नहीं जाएंगे। तो हड़ताल भी शुरू हुआ, शिक्षा पे बल दिया जाना, वो भी अपने यहाँ की शिक्षा पे बल दिया जाने लगा। महिलाएं बाहर से, घर से बाहर निकल करके वो धरना देने लगी दुकानों पे। फिर इस बीच में एक चीज़ और हुआ, जो हमारे यहाँ बाल विवाह था इस पे काम किया गया, बाल विवाह के विरोध किया गया, दहेज प्रथा का विरोध किया गया, इस पे काम किया गया, शराबखोरी का विरोध किया गया, इस पे काम किया, और अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी जिस पे हम लोगों ने इसके खिलाफ में काम करना स्टार्ट किया। ये पूरा का पूरा स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, इतने तरीके से कार्यक्रम के रूप में बहिष्कार, विद्रोह या फिर इस तरीके से आंदोलन का तरीका हमने अपनाया। अब इसकी विशेषता क्या है, इस आंदोलन की क्या विशेषता है? कुछ तो विशेषता होगा, आंदोलन होने के बाद से कुछ विशेष चीज़ें निकल करके आएगी। वो क्या है तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे स्वदेशी आंदोलन की विशेषता में। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं। शिक्षा व साहित्य पे,
शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या विशेषता थी। फिर कला एवं संस्कृति में क्या विशेषता थी। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसकी कुछ विशेषता निकल करके आया। तो ये शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या विशेषता निकल करके आया, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या विशेषता निकल करके आया। फिर उद्योग के क्षेत्र में भी कुछ विशेषता निकल करके आई थी। फिर और राजनीति में आई, राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ विशेषता निकल करके आएगी। शिक्षा में क्या आया, पहले तो शिक्षा में हमारे यहाँ ये हुआ कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना। फिर 1906 में एक बंगाल नेशनल कॉलेज, 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। ये 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। ये शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, पहली बात मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण करना स्टार्ट हुआ, और दूसरे नंबर पे 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ था। कब हुआ था, 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी 1906 में ही हुआ था। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, तो नाम सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे तीन ऐसे मुख्य साहित्यकार उभर करके आए। ये इसी किसका नतीजा था, स्वदेशी आंदोलन का नतीजा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विख्यात और प्रसिद्ध साहित्यकार उभर करके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम की रचना की, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला ये गीत लिखा। अमार सोनार बांग्ला ये गीत लिखा, जो आगे चल करके पूर्वी बंगाल, जब पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत ये बना है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना है। उसी समय अमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया पहली बार जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में विकास। अब हम देखेंगे कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था, इसमें देखिए गुप्त कला, राजपूत कला, अजंता, एलोरा, मुगल कला, ये क्या चीज़ है। देखिए हमारे यहाँ गुप्त वंश था बहुत पहले, गुप्त वंश प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहासों में हमारे यहाँ एक गुप्त वंश चला था। श्री गुप्त ने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य तृतीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे बहुत सारे प्रतापी शासक हमारे देश में आए थे। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। तो उन्होंने अपने शासनकाल के समय में एक निश्चित कला का प्रदर्शन किया था, कला का उभारा था, कला निकली थी वहाँ की। अब ये कलाएँ क्या होती है, तो वहाँ की एक संस्कृतियाँ होती हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई चित्रकला, संगीत, गायन, नाट्य, कुछ भी अपना जो प्रदर्शन करते थे, उनकी एक शैली होती थी।
घर बनाने की एक शैली होती थी, मंदिर बनाने की एक शैली होती थी, महल बनाने की एक शैली होती थी, कोई भी चित्र बनाने की एक शैली होती थी। तो वो जिस काल में जिस चीज़ का, जिस कला का उद्भव हुआ था, वो उसी काल का कला माना जाता था। जैसे गुप्त वंश में जो जितने भी कलाएं उभर करके आई, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रात्मक हो, महल बनाना, मंदिर बनाना, गायन, कोई भी चित्र, कोई भी एक कला हो, ये गुप्त काल में जो जिस तरीके से जिस शैली का उभर हो उसे गुप्त काल में। ऐसे ही हर काल में राजपूतों के में अंदर में एक कला उभर करके आई। अजंता और एलोरा की गुफाओं में अगर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तरह तरह की कलाकृतियाँ मिलेगी। वो कलाकृतियाँ अजंता एलोरा गुफाओं में जाने पे पता चलेगा कि किसी विशेष समय में इन गुफाओं का, ये एलोरा और अजंता का एक अपनी एक कला थी। ठीक, तो वहाँ पर चित्रों के माध्यम से वहाँ की संस्कृतियों का पता चलता है। ऐसे मुगल काल जब बाबर आया, अकबर आया, तो इन्होंने अपनी एक कला उभारा था। वहाँ की कला एक दूसरे तरीके से थी। तो ये जितने, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे यहाँ जितनी भी ये कलाएँ थी, अंग्रेज ख़त्म कर रहे थे, तो इन कलाओं का उत्थान हुआ। इन कलाओं का क्या हुआ? उत्थान हुआ। यानी हमारे यहाँ जो छुपी हुई संस्कृतियाँ थी, जो कलाएँ थी, उनका भी उत्थान हुआ। ये है दूसरे नंबर की संस्कृतियाँ। उद्योग क्षेत्र में क्या आया था? उद्योग क्षेत्र में जो हमारे यहाँ परंपरागत उद्योग थे, परंपरागत जो उद्योग थे, इसको बढ़ावा दिया गया। परंपरागत उद्योग में जैसे कुटीर उद्योग, बहुत छोटे छोटे उद्योग थे। हमारे यहाँ जब कंपनियाँ आई अंग्रेज़ों की, तो बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े कंपनियाँ स्थापित हुई। तो इसी बीच में हमारे यहाँ की जो परंपरागत उद्योग थे, ये नष्ट हो गए। लेकिन इस आंदोलन में ये परंपरागत उद्योग को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। प्रफुल्ल चंद्र बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। किन्होंने किया था? प्रफुल्ल चंद्र ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना भी किया था। इसी समय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। अब देखिए, उद्योग के क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में हमारे यहाँ परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। प्रफुल्ल चंद्र ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। फिर इसी उद्योग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो पूर्णतः एक इंडियन या फिर इंडिया के नाम से ये इंडियन एक बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ हुआ था, विशेषता थी कि ये इतनी चीज़ें। राजनीति के क्षेत्र में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ उस तरह से चल रहा था कचहरी व्यवस्था। कचहरी व्यवस्था जो न्याय से संबंधित है, इसको ख़त्म करके हम कचहरी व्यवस्था को समाप्त करके हमारे यहाँ पंचायत समिति की स्थापना हुई। ये पंचायत समिति क्या हुई? ये पंच के माध्यम से किसी भी विवादों का निर्णय और निपटारा करने लगा। ये हमारी राजनीति के क्षेत्र में ये विकास हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में क्या हुआ? कचहरी व्यवस्था को समाप्त करके पंचायत समिति की व्यवस्था की गई। और पंचायत समिति क्या होती है? पंच के माध्यम से कम इसमें पंच में कम से कम 5 व्यक्ति होते थे। 5 व्यक्तियों मिल करके किसी भी विवादों का निर्णय करते थे या फिर किसी विवादों का निपटारा करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं, जो भिन्न क्षेत्रों में ये हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर पे स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार। स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार, देखिए सब इसका मतलब ये हुआ कि समाज में से ये स्वदेशी आंदोलन हुआ तो इसका आधार क्या है?
कहीं न कहीं से ये समाज के लोग ही तो विरोध करेंगे, और समाज के लोग विरोध करेंगे तो समाज में से कौन जो आधारभूत थे, सबसे पहले आधारभूत चीज़ों को देंगे, तो समाज में से कौन वो व्यक्ति निकल कर के आए जो इस आंदोलनों को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, ये अपने अपना योगदान दिया था। तो ये इसको देखेंगे सामाजिक आधार। सामाजिक आधार का मतलब है समाज जहाँ आएगा तहाँ पे वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ के धर्म, वहाँ के जाति, ये संरचना हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सामाजिक आधार का मतलब ये हुआ कि समाज के वो कौन कौन से समुदाय थे जो इस आंदोलन में अपना भागीदारी दिया था। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, तो ये पहले नंबर पे था कि विद्यार्थी थे, ये विद्यार्थियों की भागीदारी थी। ये क्या करते थे? धरना देते थे। महिलाएं थीं, महिलाएं की भागीदारी थी, ये क्या करते थे? धरना देते थे। ये विद्यार्थियों का एक समुदाय हो गया, ये महिलाओं का एक समुदाय हो गया था। ये भी बाकी नेता जो थे वो थे, देखिए एक में थे मुस्लिम। मुस्लिम जो थे ये दो तरह के थे, एक थे राष्ट्रवादी और एक थे कट्टरवादी। जो राष्ट्रवादी थे ये राष्ट्र के प्रति ये समर्पित थे। जो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे वो राष्ट्र के प्रति समर्पित, तो इन्होंने योगदान दिया था इस आंदोलन में। लेकिन जो कट्टरवादी थे ये इनका योगदान नहीं था। क्यों? तो इनके पीछे एक तरफ था कि जो कांग्रेस के या फिर कुछ हिंदू या फिर समाज के कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे काम करते थे जो धर्म के आधार पे था, धर्म के आधार पर कुछ ऐसे काम करते या धर्म के खिलाफ काम करते या फिर कुछ ऐसा कृत्य कार्य करते थे जिनके इनके धर्म को आहत हो जाता था मुस्लिम को। तो जो कट्टरवादी थे वो धर्म को अपना प्राथमिकता देते थे, और जो राष्ट्रवादी थे वो धर्म को प्राथमिकता न दे करके पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देते थे, इसलिए इनका योगदान था। लेकिन जो कट्टरवादी थे ये धर्म को पहले नंबर पर प्राथमिकता देते थे, इसलिए उनके सामने पहले धर्म आता था, उसके बाद राष्ट्र आता था। तो वो धर्म को कहीं न कहीं इन्होंने, क्योंकि धर्म के आधार पे बांटना स्टार्ट किए थे। खुद बंगाल विभाजन में बंटवारा हुआ था ना कि जो मुस्लिम क्षेत्र है वो पूर्वी बंगाल और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हिंदुओं का हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी और मुस्लिम जनसंख्या वाले पूर्वी बंगाल में। धर्म के आधार पे दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। तो कहीं न कहीं उनको कुछ ऐसे सिखाया जाता था या फूट डाला जाता था जिसकी वजह से उनको धर्म को आहत दिखता था, जिसकी वजह से वो स्वदेशी आंदोलन में अपनी भूमिका नहीं दिए थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के पतन। स्वदेशी आंदोलन पतन। देखिए इतना आंदोलन हुआ, इतने तरीका अपनाए गए, बहुत सारा किया गया, लेकिन ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसके पीछे तर्क था कि ये आंदोलन क्यों सफल नहीं हुआ। अगर आंदोलन ये सफल हो गया होता तो उस समय ही अंग्रेज बहुत कमज़ोर साबित हो गए होते। विरोध इतना हुआ था, उनके सामानों का जब यूज नहीं करते थे तो वो सामान हमारे यहाँ ले आकर क्या करेंगे। उनके फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं करने जाएंगे तो फैक्ट्री लगा के क्या काम करेंगे। उनके सामानों का जब कोई यूज ही नहीं करेगा तो वो यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कोई व्यापार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं सफल नहीं हुआ, पतन हो गया। और यही कारण है कि आगे भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। समय समय पर बहुत आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। तो इन पतन के बीच में कई कारण आते हैं, पतन क्यों हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन पतन क्यों हुआ था। तो इसके पीछे कुछ कारण थे। पहले था कि सरकार का दमनात्मक नीति, सरकार का दमनात्मक नीति। जो लॉर्ड कर्जन था बहुत खराब व्यक्ति था। उन्होंने सरकारी या फिर राजनीति की शक्तियों का प्रयोग करके वो इस आंदोलन को दमन कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने का काम बहुत ही खतरनाक तरीके से, दमनात्मक तरीके से कर दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन पूर्णतः रूप से एक तरीके से पतन की राह पे हो गया, पतन का हो गया। दूसरा नंबर था कि कांग्रेस में आंतरिक मतभेद। देखिए ये जो कांग्रेस है इसमें आंतरिक मतभेद थे।
नरम दल, गरम दल। अब देखिए इसमें दो गुटों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। इसके बाद भी इन अंग्रेजों में से एक गुट और बाहर निकल कर के आ गया, जिससे हम लोग इस धर्म के आधार पे 1906 में इसका विभाजन मुस्लिम लीग। अब देखिए ये गरम दल, नरम दल, फिर ये अंग्रेजों से निकल करके एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो मुसलमान लोग अपना एक अलग लीग, अपना एक अलग संगठन बना लिए। फिर कांग्रेस के अंदर भी ये गरम दल, नरम दल, ये दोनों में क्या हमेशा मतभेद चलता रहता, जिसके वजह से कहीं न कहीं इसका नेतृत्व का, यानी कि कांग्रेस के अंदर कोई नेतृत्व का काम नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला करेंगे प्रभावकारी नेतृत्व की कमी या फिर संगठन की कमी, या फिर ऐसे कर लेंगे संगठन की कमी। कोई ऐसा संगठन नहीं था। देखिए ये भी एक संगठन था, ये भी अच्छे तरीके से विरोध नहीं कर पाया। जो कांग्रेस संगठन था इसमें भी मतभेद होते रहते थे। कोई इन लोगों में ऐसा निर्णायक या प्रभावकारी नेता उभर करके आया, बहुत सारे नेता थे, अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन कोई ऐसा एक नेता उभर करके नहीं आया जिसके लोगों को बातों को जिसके बातों को लोग माने। तो ये तीसरे नंबर पे भी ये कारण आ जाता है कि इसकी वजह से पतन हुआ था। अगला था कि जनता में जो था, जनता में निराशा और ठहराव, ये क्या है। तो देखो ये आंदोलन कुछ लंबे समय तक चला और परिणाम कुछ नतीजा कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव सकारात्मक नतीजा नहीं आया। सकारात्मक नतीजा नहीं आने से जनता क्या हो गई, निराश हो गई। जनता निराश हो गई और बहुत लंबे समय तक चलने की वजह से लोगों के अंदर ठहराव उत्पन्न हो गया कि कुछ नतीजा नहीं निकल रहा अच्छा खासा, तो ये आंदोलन झूठा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो इसके वजह से ये 4 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से इस स्वदेशी आंदोलन का पतन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी और इसके क्या कारण थे, ये आंदोलन आया। फिर देखें स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, कैसे हुआ था, फिर स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम कैसे चलाए गए, ऐसे सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लेकर के हम आएंगे, नए टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के लिए मात्र इतना ही।